6:40 पर मैं यहाँ पहुँचा था फोर्ट हिल इगतपुरी और 7:15 यहाँ से निकल रहा हूँ। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। ये इगतपुरी का फोर्ट हिल है और इस वक्त रात को 7:15 हैं और रात की वजह से काफ़ी शॉर्ट करूँगा मैं वीडियो, क्योंकि अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। हाँ, कसारा घाट पूरी दिखा देता हूँ, अंधेरे में भी कुछ थोड़ा बहुत तो नज़र आएगा। इस वक्त कसारा घाट पे चल रहा हूँ। 2000 फीट की गहराई में जाना है। हाँ, कसारा घाट 1920 फीट की ऊंचाई पे है, तकरीबन 2000 फीट से कुछ कम। इतना नीचे उतरना है मुझे। मैंने पिछली बार दिखाया था कसारा घाट की रोड बिल्कुल नई बनी है, एकदम फ्रेश। हाँ, उस वक्त पट्टी नहीं खींची गई थी, लेकिन अभी फिर पट्टी खींची हुई है, यानी रात को इस रोड पर गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जिस रोड पर पट्टी नहीं होती है ना, वहाँ पे दिक्कत होती है रात को कि चलें कहाँ पे, समझ में नहीं आता चलें कहाँ पे। अगर साइड की पट्टी ना हो तो दीवार से टकरा जाएंगे। पट्टी के सहारे तो आदमी गाड़ी चलाता है, तो पट्टी बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त पट्टी के साथ साथ ब्रेकर भी बना दिए गए हैं। पिछले टाइम ब्रेकर नहीं थे, बड़े बड़े ब्रेकर बने हैं। हालांकि इतने बड़े ब्रेकर की ज़रूरत नहीं है कि आदमी को 5 की स्पीड में गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाए। हाँ, घाट उतर रहे हैं तो 1 या 2 ब्रेकर बना दिया तो स्पीड तो स्लो हो ही जाएगी। और मकसद भी है स्पीड स्लो करना। आगे रोड क्रॉसिंग थोड़ी है कि गाड़ी को रोकना ज़रूरी है। 2 ब्रेकर बना दें तो स्पीड स्लो हो जाएगी बस। और यही मकसद है ब्रेकर बनाने का कि स्पीड स्लो हो जाए। आप 8-8, 10 ब्रेकर बना देते हो ऊंचे ऊंचे। क्या गाड़ी रोकना है क्या? मकसद क्या है ब्रेकर का? गाड़ी रोकना मकसद है क्या? नहीं, स्लो करना मकसद है। तो स्लो की यह निशान तो नहीं है। सब जाहिल बैठे हुए हैं क्या? हुकूमत चलाने वाले सब जाहिल बैठे हुए हैं क्या? कुछ भी अकल से बिल्कुल पैदा नहीं क्या? मेरे आगे एक बस चल रही है, उसके पीछे वाली भी लाइट बंद है। रेड लाइट जलना चाहिए ना, रात को नहीं जल रही है। दाईं तरफ एक ट्रक चला जा रहा है, दिख ही नहीं रहा है। टैंकर है, पीछे रेड लाइट नहीं है उसके। वो तो बहुत करीब जाने के बाद दिखाई दिया। बस वाले की लाइट अगर जल रही हो तो दिख नहीं रही, लेकिन वो सिर्फ पीली लाइट है, उसका इंडिकेटर वाली लाइट है। वो तो जब चालू करेगा तब दिखाई देगी। रेड लाइट इसकी भी बंद है। लेफ्ट साइड में जो टैंकर है उसमें भी रेड लाइट नहीं लगी है। राइट वाले की तो खैर रेड लाइट है हल्की फुल्की। इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए लोगों को। अपनी गाड़ी पे तो ध्यान देना चाहिए। 1997 ईस्वी में मैं हज करने जा रहा था अपनी गाड़ी से, दम्माम से। मैं सऊदी में था उस वक्त। दम्माम से अपनी गाड़ी से हज पे जा रहा था। 1800 किलोमीटर दूर है दम्माम से। 1800 किलोमीटर का सफ़र था और गाड़ी चला रहा था मेरा दोस्त, और उसी की गाड़ी थी। पीछे पुलिस वाले ने सायरन दे दिया। मैंने पूछा क्यों सायरन दिया? बोला कोई तो बात है, अगर सायरन दे दिया तो साइड में गाड़ी लगाना ही है। पुलिस वाले आगे आके नहीं लगाएंगे। एक बार लाइट दे दिया सायरन की तो लेफ्ट साइड में गाड़ी लगाना है। लेफ्ट साइड में गाड़ी लगाया, पुलिस वाला आया, बोलता है तुम्हारी पीछे की ब्रेक लाइट नहीं चल रही है। पुलिस वालों को पता चल गया था कि इसकी ब्रेक लाइट नहीं चल रही है। जब आदमी ब्रेक मारता है तो पीछे लाइट जलना चाहिए, वो नहीं चल रही है। डिक्की खोलो, खुलवाया, बोलता चेक करो का तार कहाँ से टूटा है। उसने तलाश किया तो मालूम हुआ कि लगेज रखने में तार टूट गया था। उसी वक्त जुड़वाया। खड़े खड़े हैं, कोई फाइन नहीं और कोई बदतमीजी नहीं और कोई डांट डपट नहीं, कुछ नहीं। लाइट जला के चालू करके दिखाया, उसके बाद बोला जाओ। कब? 1997 में। आज क्या है? 2025।
25 और 3 28 साल हो गए हैं। अगर ये कहा जाए कि इंडिया 40 साल पीछे है तो गलत नहीं होगा। 28 साल पीछे तो है ही है ना। मैं तो यहीं पे साबित कर दिया कि इंडिया 28 साल पीछे, बिल्कुल दलील दे के साबित किया, प्रैक्टिकल। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं 40 साल का सबूत दे सकता हूं कि इंडिया दूसरी कंट्रियों से 40 साल पीछे है। मकसद अपने वतन की बुराई नहीं है, लेकिन अफसोस की वजह से ये चीज़ कहना पड़ता है। यानी हमें अफसोस है कि हम 40 साल पीछे हैं, और किन की वजह से पीछे हैं इसका तो दुगना अफसोस है, दुगना अफसोस है इस बात का। क्योंकि पब्लिक तो जिम्मेदार नहीं है ना। पब्लिक ने तो जिनको नौकर रखा है वोट दे के कि तुम इस मुल्क को चलाओ, वही हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, और जिस काम के लिए रखा था वो काम करते नहीं है और लूटने घसोटने में लगे हुए हैं। तरह तरह की मुसीबत हम पर पैदा करते हैं। जिनको हमने नौकरी पे रखा, भाई एक फैक्ट्री है जिसे हम 10 लोगों ने शुरू किया चलाने के लिए, प्राइवेट लिमिटेड। अब उसमें एक मैंने CEO रख दिया कि वो इस फैक्ट्री को चलाए। अब वही CEO हमारे ऊपर जबरे करने लगे, तुम्हें ये देना पड़ेगा, तुम्हें ये देना पड़ेगा, तुम्हें ये देना पड़ेगा। यानी लूट घसोट, और अपनी जेबें भरने लगे, अपना बैंक बैलेंस करने लगे हमारे पैसों से। तो कोई बर्दाश्त करेगा इसको? धक्के मार के निकालेगा ना, लात मार के। मगर कानून ऐसा है नहीं। एक बार तुमने किसी को रख लिया नौकरी पे तो तुम्हारा घर भी लूट ले जाए तब भी तुम उसको निकाल नहीं सकते। ये क्या बात हुई? किसने बनाया कानून? आसमान से बन के आया है क्या? हमारे जैसे इंसानों ने बनाया है ना। तो अगर गलत है तो फिर हटाना चाहिए ऐसा कानून। एक नौकर जिसको हमने नौकरी पे रखा है, अगर वो ईमानदारी से काम नहीं करेगा तो हमें पूरा हक होना चाहिए उसको लात मार के निकालने का, लिमिट पीरियड से पहले। ऐसा कानून क्यों नहीं है? क्या वजह है? पता नहीं पीछे क्या क्या निकल गया, पता ही नहीं चला। शाहपुर निकल गया क्या, शाहदे निकल गया क्या, कुछ समझ में नहीं आया। शायद आमने बाकी है अभी, लेकिन बहुत कुछ पीछे निकल गया। और कुछ तो हमने उड़ा दिया शॉर्ट करने के लिए। देखो, उसूल ये कहता है, ईमानदारी से एक उसूल ये कहता है, हम 10 लोग मिलकर फैक्ट्री चला रहे हैं और उसमें एक आदमी को, जिम्मेदार आदमी को रखा है, जिसे CEO कहें, मैनेजर कहें, या जो भी नाम दे सकते हैं। यानी हम लोग थोड़ी काम करेंगे, वो काम करेगा और वो चलाएगा फैक्ट्री को। हमें हिसाब देना पड़ेगा उसे, हम उससे हिसाब लेंगे कहाँ पे क्या काम था और तुमने किया या करवाया या नहीं, कितना पैसा खर्चा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब हिसाब देना पड़ेगा। आदमी हिसाब ही ना दे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वोटिंग की। जिस आदमी को हम लोगों ने मिलकर वोट देकर जिताया, अगर हम 12 आदमी हैं तो 2-4 उसके मुखालिफ थे कि नहीं, हम इसको नहीं रखेंगे काम पे, और 6-7 लोग उसके फेवर में थे, इसलिए वोटिंग के बुनियाद पर उसको रख लिया काम पे देश चलाने के लिए। अब वो वही हम पर, हमारे सीने में बैठकर मूंग दलने लगे और देश को बर्बाद करने लगे और हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाए, हमारा जीना दुर्भर करते और ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे ऊपर थोपने लगे जिसके हम अहल नहीं हैं, यानी हमसे उसका कोई मतलब ही नहीं है, और जबरन हमारे ऊपर वो कानून बनाकर थोपने लगे। तो ऐसे आदमी को एक ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं, हमने इसलिए काम पे नहीं रखा था इसको लात मार के बाहर निकालो। ऐसा आदमी लाओ जो हमारा काम करे, हमारा काम यानी देश को तरक्की याफ्ता बनाए। वो बड़े बड़े मुल्क है जो 40 साल आगे चल रहे हैं, उनके लेवल पे आ सके। इसलिए हमने
तुमको काम पे रखा था, तुम तो 40 साल नीचे लेकर आ गए इसको। गलत बात है, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। ऐसा कोई कानून होना चाहिए। पूरा हाईवे फ्रेश नहीं है क्योंकि रोड चौड़ी, पूरा हाईवे फ्रेश नहीं है, चौड़ीकरण का काम चल रहा है, रोड को चौड़ा किया जा रहा है। जगहों जगहों पे रोड डाइवर्ट है और सर्विस रोड से हमें गाड़ी निकालना पड़ रहा है, वो हमने सब उड़ा दिया, शॉर्ट कर दिया। और रात का टाइम है, दिन का टाइम होता तो झल के दिखा देता मैं, रात को कुछ दिखेगा भी नहीं, कुछ नहीं दिखने वाला रात को। और मुझे लगता है कि आमने भी पीछे छूट गया, भिवंडी आने वाला है शायद। अगर आमने आगे है तो फिर शाहपुर पीछे निकल चुका है, काफी पीछे। भिवंडी आने वाला है और भिवंडी से पहले जो नेशनल हाईवे का आखिरी टोल प्लाज़ा मिलता है वो यहीं पे है करीब में।
और उस टोल प्लाजे का नाम है अर्जुन अली टोल प्लाज़ा। 140 रुपये। ये रहा इस हाईवे का, बल्कि तमाम हाईवे का आखिरी टोल प्लाज़ा। इसके बाद स्ट्रेट हाईवे चलेगा यहाँ से नेशनल हाईवे ख़त्म होता है और स्टेट हाईवे शुरू हो जाता है। 2260 रुपये खर्चे हुए हैं टोल प्लाज़ा में अब तक, यानी फतेहपुर से निकलने के बाद जितना भी मैंने टोल प्लाज़ा पे किया है यहाँ तक आने में, वो 2260 रुपये खर्चा हुए हैं। मुंबई आगरा हाईवे, इंदौर झांसी हाईवे होते हुए अगर कानपुर फतेहपुर जाएंगे तो भी इतना ही खर्चा हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा। वहाँ पे 2400-2500 रुपये खर्चा हो जाता है और यहाँ से 2260 रुपये खर्चा हुआ है। लगभग सेम ही है। इधर जबलपुर हाईवे पे कुछ ज़्यादा ही टोल प्लाज़ा मिले थे। भिवंडी पहुंच चुका हूँ। यहाँ से यू टर्न मार के ढाबा जाऊंगा। 400 meters. Your destination will be on left. रात को 8:40 होने वाला है और अभी मुझे 1 घंटे का सफ़र बाकी है। और रात को खाना कहाँ खाएंगे, तो यहाँ खा लेते हैं स्वास्तिक ढाबा में। Your destination is on the left. ये रहा स्वास्तिक ढाबा। अंदर फैमिली सेक्शन में खाना खाएंगे। 1.5-2 घंटा तो लगने वाला है, यहाँ पे टाइम बहुत लगता है। आराम से निकलूंगा, घर ही तो पहुंचना है, करीब है।